मंच पर मौजूद हमारी पार्टी के पंजाब के तमाम नेता, साथी पासला जी, अन्ना और साथियों, और इस देशभक्त यादगार हॉल में यहाँ उपस्थित पंजाब के तमाम संघर्षशील साथियों, आज कॉमरेड आकम सिंह समाओं की बरसी है। नक्सलबारी लहर के बहुत महान नेता, चर्चित नेता पंजाब के, और बाद में इंडियन पीपुल्स फ्रंट और CPIML को पंजाब में स्थापित करने वाले हमारे बड़े नेता। और मुझे अच्छा लगा कि आज इस मौके पर आपने उनको याद करते हुए जो आज का सबसे बड़ा अहम मसला है देश के सामने, उस पर ये कन्वेंशन रखा। इसलिए मैं पंजाब के साथियों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं। और मुझे याद है 1990 की ही बात होगी, इसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ जंग के हालात बने थे और दिल्ली में भी हम लोगों ने वैसा एक जंग के खिलाफ कन्वेंशन किया। और हमारे पंजाब के दो नौजवान साथी मान सके, शायद एक साथी का नाम मुझे जहाँ तक याद आ रहा है बलविंदर थे, मनोज, दो साथी यहाँ से जाते समय या लौटते समय, जाते समय तो दुर्घटना में शहीद हो गए थे। तो आज उन साथियों को भी मैं याद कर रहा हूँ और उन्हें लाल सलाम पेश कर रहा हूँ। पहलगाम की घटना के बाद बहुत तेजी से बहुत कुछ हो गया और अभी भी हो रहा है। और ये तमाम जो घटनाएं हैं उससे हम सब लोग बहुत कुछ सीखते हैं। इसी तरीके से ही हमारी सियासी समझदारी बढ़ती है। तो हमें लगता है कि इस बार मुल्क ने जो बीजेपी की सोच थी, जो मोदी सरकार ने चाहा था, सोचा था कि हम पूरे मुल्क को झोंक देंगे, एक जंग का एक पूरा जुनून पैदा कर देंगे, एक पागलपन पूरे देश पर सवार हो जाएगा और उसमें सारे सवाल गायब हो जाएंगे और सब लोग जय जयकार करेंगे मोदी जी के। ऐसा हुआ नहीं, कुछ उल्टा हो गया। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा उल्टा क्यों हो गया। लोग आज सवाल कर रहे हैं कि पहलगाम में घटना घटी, दहशतगर्दों ने हमला किया, पूरी दुनिया की उस समय हमदर्दी हमारे साथ थी, पूरी दुनिया ने एक स्वर से उसकी निंदा की, भर्त्सना की। पूरे हिंदुस्तान में लोग बहुत दुखी थे और सबसे बड़ी बात है कश्मीर के लोग, सारे कश्मीर के लोग सड़क पर आ गए और दहशतगर्दी के खिलाफ उस कश्मीर से आवाज बुलंद हुई। क्योंकि कश्मीर में ये सब लोग मानते हैं कि जो भी लोग कश्मीर में कभी भी घूमने के लिए गए हैं कि कश्मीर के लोगों की जो मेहमान नवाजी, वो जिस तरह से सियासत अपनी जगह पर है, वो भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, वो अलग जगह पर है। लेकिन जो भी सैर करने के लिए वहां जाते हैं पंजाब देश के किसी भी हिस्से से, वो हमेशा लोग लौट कर आते हैं और यही कहते हैं कि भाई कश्मीर के लोग, वहां के एक एक लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, वो जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी के साथ आम लोगों के साथ उनकी मदद करते हैं, आम लोगों का उनकी सेवा करते हैं, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है और खास बात है। और इसीलिए जब पर्यटकों पर हमला किया गया, चुन चुन करके मारा गया, तो कश्मीर ने यह समझा कि ये हमारी कश्मीरियत पर, कश्मीर की तहजीब पर, हमारे पूरे वो तो कश्मीर की इकोनॉमी भी समझ लीजिए कि उसमें सबसे बड़ी बात इस समय वहां का टूरिज्म ही है और उस टूरिज्म को भी कितना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। इसीलिए इस घटना को लेकर के पूरे कश्मीर के अवाम खुल करके सामने आया। मैं समझता हूं कि बड़ी बात है, पूरे देश में एक माहौल बना और इसीलिए वो बात बहुत चली नहीं। इसको लेकर के जो पूरे देश में आतंकवाद है और आतंकवाद जो मारने वाले वो मुस्लिम थे और हिंदुओं को मारा, चुन चुन करके मारा, धर्म पूछ करके मारा और इसके नाम पर जो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की पूरी कोशिश थी
भाजपा वालों ने बिल्कुल एक पोस्टर निकाल दिया था कि दहशतगर्दों ने तुम्हारी जाति नहीं पूछी, कास्ट नहीं पूछा, भाषा नहीं पूछी, सिर्फ धर्म पूछा। तो मतलब क्या था कि तुम भी ऐसा ही करो, इस देश में कास्ट की बात मत करो, भाषा की बात मत करो, बाकी सारी चीजों की बात मत करो, सिर्फ धर्म की बात करो। लेकिन आप देख लीजिए कि वो बात इस तरह से पीट गई कि पहलगाम के कुछ ही दिन बाद अचानक बीजेपी ने कहा कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। यानी जो कह रहे थे कि आतंकवादियों ने कास्ट नहीं पूछा, सिर्फ धर्म पूछा, धर्म काफी है देश के लिए। अब सरकार की क्या मजबूरी आई कि उन्होंने कहा कि हम कास्ट की गिनती कराएंगे, सेंसस कराएंगे। इसका मतलब इस बात को समझ सकते हैं कि उनका जो नैरेटिव था, इसको लेकर के हम एक पूरा पोलराइज करना चाहते थे हिंदू मुस्लिम, वो पोलराइजेशन कहीं ना कहीं पिट गया, वो हो नहीं पाया। सवाल ये खड़े हो गए, सवाल खड़े हो गए कि भाई आप, कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है, दो यूनियन टेरिटरी है। आपने कहा कि कश्मीर से हमने दहशतगर्दी को खत्म कर दिया, कई बार आपने कहा। आपने नोटबंदी की, नोटबंदी करने के बाद समय भी आपने कहा कि नोटबंदी से हम काला धन भी वापस कर लेंगे, करप्शन भी खत्म कर देंगे और जो टेररिज्म इस देश में है वो भी खत्म हो जाएगा। खत्म कर दिया। लेकिन नोटबंदी के बाद कभी उरी में, कभी पठानकोट में, कभी पुलवामा में लगातार हमले होते रहे, घटनाएं घटती रही। और तब आपने क्या किया? आपने 370 को एक तरह से खत्म कर दिया और कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था, आज बहुत सारे लोग फेडरलिज्म की बात करते हैं। इस देश में फेडरलिज्म के ऊपर इससे बड़ा हमला क्या हो सकता है कि एक स्टेट, एक बाकायदा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और उसी एक खास स्टेट कश्मीर, उसका कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ज्यादा राइट थे, 370 उसके लिए था उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। उसके राज्य का दर्जा छीन करके आपने उसको दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। ये इतना बड़ा हमला है फेडरलिज्म के ऊपर। तो आपने किया ये कहते हुए कि इससे हम पूरे टेररिज्म को खत्म करेंगे और कश्मीर को और सिक्योर कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? आपने जो किया, इसके बाद गलवान घाटी में चीन के साथ भी आपका झड़प हो गया, और ऐसा झड़प हुआ कि आपको कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। आपने कहा कि ना कोई घुसा था, ना कोई कब्जा किया, ना कोई आया, ना कोई गया। आपने उसको पूरी तरह से, कभी चीन का नाम भी नहीं लेते इस मामले में। और अभी ये आपका पहलगाम वाला कांड हो गया। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि इस कश्मीर में जहां सबसे ज्यादा चप्पे चप्पे पर वहां पुलिस है, पैरामिलिट्री है, मिलिट्री है, क्या नहीं है? सबसे ज्यादा अगर सिविलियन पॉपुलेशन और सिक्योरिटी उसके बीच में कोई अगर तुलना किया जाए तो सबसे ज्यादा तैनाती हमारे देश में सिक्योरिटी फोर्सेस की वो कश्मीर में है। और उस कश्मीर में जहां अमित शाह गए थे 7 और 8 अप्रैल को, जाकर के उन्होंने जायजा लिया सिक्योरिटी का और मुख्यमंत्री को बाहर कर दिया, क्योंकि यूनिफाइड कमांड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। वहां मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके नेतृत्व में वो चलता है। आपने 2 दिन बैठ करके जायजा लिया और कहा सब ठीक है, चक्का सी सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है कश्मीर। और इसके बाद 19 अप्रैल को मोदी जी को जाना था, मोदी जी गए नहीं। जरूर कोई बात होगी, कैसे कोई आपको ये मिला होगा कि भाई कोई घटना घट सकती है। तो अगर इसके चलते प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रोक दिया गया और उस कश्मीर में 2-2 हजार लोग, और उनके लिए एक पुलिस वाला नहीं है, कोई नहीं है, कोई था ही नहीं, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं था। तो ये बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हो गया। ये सवाल छोड़ेगा नहीं, हिंदुस्तान में सारे लोग इसका जवाब मांगेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो पहली बात तो पहलगाम को लेकर के जो पहला सवाल लोगों के मन में आया, दहशतगर्दों के खिलाफ बिल्कुल लोग चाहते हैं कि उनको सजा मिले, हमारे पीड़ितों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, दहशतगर्दी खत्म हो। लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे हुआ? कैसे होने दिया गया इसको? ये बड़ा सवाल बन के रह गया देश में, और ये सवाल मोदी सरकार को सताता रहेगा। लोग इस सवाल को पूछते रहेंगे जब तक हमें इसका जवाब ना मिले, तब तक ये सवाल कभी गायब नहीं होगा। फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, और ऑपरेशन सिंदूर आपने इस नाम पर किया कि इससे हम आतंकवादियों को सजा देंगे, उन पीड़ितों को हम इंसाफ दिलाएंगे। और इसके बाद आपने शुरू किया, और शुरू करने के बाद
अचानक आपने उसको रोका। अभी सारे लोग, अभी गोदी मीडिया वाले जो हल्ला कर रहे थे कि इस्लामाबाद कब्जा हो गया, कराची में हमला हो गया, लाहौर कब्जा हो गया, सब कब्जा हो गया, और ये सारे जो भक्त लोग हैं, जो जंगखोर लोग हैं, हम लोग तो चलो कम्युनिस्ट है, हम लोग तो जंग के खिलाफ है, पंजाब के आम लोग भी जंग के खिलाफ है, हमारी बात हम नहीं कर रहे हैं। वो सारे लोग जो ताली बजा रहे थे कि बात बढ़िया हो जाए, कम हो जाए, जंग हो जाए, उनको तो बड़ा मायूस हो गया कि भाई क्या बात हो गई, अचानक ये सब रुक कैसे गया। वो तो तुरंत बंद करके उन्होंने आईपीएल देखना शुरू कर दिया। ये वाला आईपीएल खत्म हुआ तो चलो वो आईपीएल देख लेते हैं। तो ये जो पूरे देश में इस समय आपने जो सोचा था कि हम पूरे देश में जुनून पैदा कर देंगे, एक उन्माद पैदा कर देंगे और आतंकवादियों को सबक सिखा देंगे, दुनिया को अपनी ताकत दिखा देंगे, हुआ उल्टा। आपने हर संभव तरीके से अपनी जो कमजोरी है उस कमजोरी को दुनिया के सामने उजागर करके रख दिया है। और हमें लगता है कि हमारी नजर उस पर होनी चाहिए। जंग खराब चीज है, बिल्कुल खराब चीज है, जंग के खिलाफ हमको करना है, लेकिन इसको समझिए कि जंग जो है, हम मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। वो भी सियासत है, एक अलग किस्म का है, अलग तरीके से सियासत है। इसीलिए जंग से ज्यादा जंग की सियासत पर नजर डालिए। जंग तो नुकसान है, सारे लोग मारे जाते हैं, तबाही होती है, तबाही के खिलाफ बिल्कुल लड़ना होगा, हर तरह की तबाही के खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन जंग की जो सियासत है, उस सियासत के खिलाफ हमें लगता है कि अभी कारगर गोलबंदी देश में हो सकती है, क्योंकि सरकार की कमजोरी उजागर हो गई है और इस बार सरकार, हम तो देख रहे हैं कि बैकफुट पर है। तो सरकार जब बैकफुट पर है तो हमें और ज्यादा पूरी ताकत के साथ, जोश खरोश के साथ उसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए और अपने सवालों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो इस समय पहली बात, पहलगाम को लेकर जो सवाल आया उसका जवाब अभी तक नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग में भी कोई सरकार ने सफाई नहीं दिया, सवाल रह गया है। और ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल हिमांशी नरवाल पूछ रही हैं, वो पूछ रही हैं, वो तमाम पीड़ित परिवार के लोग पूछ रहे हैं। और जब पूछ रहे हैं तो आप उनको गाली दे रहे हैं, आप उनको गाली दे रहे हैं। अभी आप भाजपा के एक नेता है, वो कह रहे हैं कि भाई ये महिलाएं जो थी उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था, वो रानी लक्ष्मीबाई की तरह नहीं थी। ये क्या जंग लड़ने गए थे लोग वहां कश्मीर में, घूमने गए थे, हनीमून मनाने गए थे, कोई जंग लड़ने के लिए थोड़े गए। और आपने कहा था कि कश्मीर अभी बहुत सेफ है, बहुत शांत है, मोदी जी है, मोदी जी की सरकार है, सारे आतंकवादियों को खत्म कर दिया है, कश्मीर में बढ़िया चल रहा है सब कुछ। आपने पूरे देश भर से, ठीक जैसे कुंभ में आपने जगह जगह से बसों में भर करके लोगों को भेजा है इलाहाबाद में, प्रयाग में, कि जाओ वहां कुंभ में जाओ। आपने लोगों को कश्मीर में लगातार भेजा है कि कश्मीर में टूरिज्म जो है वो एक पॉलिटिक्स है, कि कश्मीर में लोग जाएंगे, ठीक है, आकर के कश्मीरियों की कुछ बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन ये कहेंगे देखा कि मोदी जी ने कश्मीर को कितना बढ़िया बना दिया है, एकदम शांत है, कोई भी घूमने के लिए जा सकता है, कुछ होता नहीं है। तो कश्मीर के टूरिज्म को लेकर आपका पॉलिटिक्स था, आपने लोगों को भेजा, और आपने जो भेजा उनके लिए कोई इंतजाम आपने किया नहीं, उनको बिल्कुल मौत के मुंह में अपने धकेल दिया। और वो मर के जब आ गए, जब पूछ रहे हैं लोग, तो आप कह रहे हैं कि ये वीरांगना का भाव इनके अंदर नहीं था, ये कोई 1857 की लड़ाई लड़ते गए थे, ये कोई जहाँ लक्ष्मीबाई की तरह उनको लड़ना था वहां। तो ये सारी बातें अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए उल्टे लोगों को ही, उन शहीद परिवार के लोगों को, वो जो मारे गए लोग हैं उनके परिवारों को, उनके महिलाओं को वो प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ जलील कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। इसीलिए पूरे पहलगाम को लेकर के जो सवाल खड़ा है, वो सवाल से मोदी सरकार को बिल्कुल कोई छुटकारा नहीं मिलने जा रहा है। दूसरा, आपने शुरू कर दिया ऑपरेशन सिंदूर ये कह करके, और अब लोग जो पूछ रहे हैं कि इससे आपने हासिल क्या किया, हासिल क्या किया वो तो बताओ। ऑपरेशन सिंदूर से आपने क्या हासिल किया? क्या वो जो 4 आतंकवादी थे या 5 थे, 4 थे, वो कहां से आए थे? क्या पकड़ में आए? नहीं आए पकड़ में, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो हासिल क्या किया? अब तो आर्मी के लोग खुद बोल रहे हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो कह रहे हैं कि अरे हमारे पाकिस्तान के हाथ में हमारे देश के वो हवाई जहाज उस दिन पहली रात को गिर गए।
वो गिनती नहीं बता रहे हैं कितने गिरे हैं, कह रहे जंग में तो ऐसा होता ही है, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो गिरा था हमने अपने गलती को समझ लिया, ठीक कर लिया, दुरुस्त कर लिया, फिर हम किए। तो अब तो मिलिटरीली भी जो आप भांज रहे थे, हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये सिखा दिया, वो सिखा दिया, तो आज आपके ही लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहे हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जब कह रहे हैं तो आप उनको भी गाली दे रहे हैं, कि वो भी देश के खिलाफ है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भाई हमारे इसमें एक भी प्रोजेक्ट डिफेंस का कुछ समय पर पूरा होता ही नहीं है। जो खरीदना है, जब खरीदना है, उसमें भ्रष्टाचार होता रहता है, उसमें पूरे घपले होते रहते हैं, लेकिन सेना को आपने कमजोर करते रखा। तो जो आप कहते थे सेना के नाम पर कि सेना के लिए सब कुछ कर रहे हैं, एयरफोर्स के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सारा खजाना उनके लिए है, सब दे रहे हैं, सब कुछ करके आपने किया क्या? तो आपने मिलिटरीली भी देश को बिल्कुल कमजोर बना के रखा है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कमजोर हुई है आपके चलते। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस वो भी कमजोर हुआ है। और विदेश नीति सबसे बड़ा सवाल अभी G20 हो रहा था, पूरे देश में लग रहा था कि G20 दुनिया में पहली बार हो रहा है और कहीं हुआ ही नहीं। सारे लोग मोदी जी को विश्व गुरु मान करके भारत में आ गए हैं, सब लोग यहाँ आकर के कुर्निश कर रहे हैं। लेकिन अभी तो G7 की मीटिंग हो रही है, मोदी जी को बुलावा नहीं आया। तो पता चल रहा है कि अभी इस समय हम बिल्कुल अलग थलग है, बिल्कुल दुनिया का कोई देश साथ देने वाला नहीं है। न नेपाल है, न श्रीलंका है, न बांग्लादेश है, न पाकिस्तान, छोड़िए एशिया का कोई देश नहीं है, यूरोप का कोई देश नहीं है, अफ्रीका का कोई देश नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं कह रहा है। तब आपने क्या किया? तब आपने सांसदों को भेज दिया। मोदी जी सांसदों को ग्लोब शो में भेजा और खुद रोड शो करने लगे अपने देश के अंदर। तो सांसदों को भेजा कि घूम घूम करके लोगों को बताओ, देश में दुनिया में जा करके बता के आओ। और जो गए हैं सबको पता चल रहा है, जो गए हैं हमारे देश के इतने बड़े डेलीगेशन गए हैं, दुनिया के इतने सारे देशों में इतना करोड़ों रुपए खर्च करके कोई मिला ही नहीं। किसी भी देश में कोई भी देश के वहां के कोई सरकार के कोई प्रतिनिधि मिले ही नहीं। कोई जो रिटायर्ड हैं, पुराने हैं, ऐसे कोई MP है, वैसे एक आध कोई पत्रकार है, वैसे कोई थिंक टैंक वाले हैं, वैसे ही कुछ लोगों से मिलकर के चले आए। तभी तो उस पर भी बात होगी कि आप विदेश नीति के मामले में हिंदुस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। तो अगर पूरे दुनिया में हम अलग हैं, क्योंकि दुनिया ने देखा आतंकवाद का हमला हुआ, उस समय दुनिया की हमदर्दी आपके साथ थी। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार है, तो दोनों परमाणु हथियार से लैस देश और दोनों जगह पागल लोग बैठे हुए हैं, अगर कहीं कुछ कर दिया, कितनी बड़ी तबाही होगी दुनिया में। कौन इस तबाही का स्वागत करेगा? कौन चाहेगा कि हाँ हो जाए, जंग हो जाए? तो दुनिया के किसी हिस्से से आपको कहीं से कोई समर्थन नहीं मिला, तो आप अलग थलग पड़े हुए हैं। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि 1971 में ये ऐसा हुआ था और इस बार पूरा कर लेंगे, तो बात तो बिल्कुल साफ है। हमारे साथी लोग ठीक कह रहे थे, ये 1971 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1971 में जो हुआ वो सच कहिए तो वो भारत और पाकिस्तान का जंग तो बाद में जाकर के बना। वो बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध था। बांग्लादेश के लोग वो लड़ रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ। जिस तरीके से बंगाल की भाषा, कल्चर, वहां के लोगों की अस्मिता, उसके ऊपर पाकिस्तान की ओर से जो एक पूरा दमन चलता था, उसके खिलाफ बहुत लंबे समय से बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी। और लड़ते लड़ते एक समय जाकर के वहां के लोगों को लगा कि पाकिस्तान के अंदर रह करके कुछ नहीं होने वाला है, हमें बिल्कुल आजादी चाहिए, आजाद बांग्लादेश चाहिए। आजाद बांग्लादेश की लड़ाई शुरू हुई और उस लड़ाई में एक समय के बाद जब हिंदुस्तान उसमें एंटर कर गया, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के रूप में सामने आया। तो अगर बांग्लादेश के अंदर वो माहौल नहीं रहा होता, तो वो जंग इस तरीके से उसका नतीजा ये नहीं निकलता। दूसरा बहुत बड़ा सवाल था उस समय रूस, उस समय सोवियत यूनियन थी, तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ अगर था तो रूस ने खुल करके आपका समर्थन दिया। और तब जाकर के आज जैसी स्थिति नहीं है कि आप अलग थलग पड़े हुए हैं, आपके पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं है आपके साथ।
तो वैसे स्थिति में 1971 हुआ, तो आज 2025 में बिल्कुल अब उसको दोहरा नहीं सकते। और ये 1971 के बाद ही है। ठीक है, पाकिस्तान हमसे छोटा देश है, उसकी इकोनॉमी हमसे कम है, ठीक है। फौज की बात करिए तो फौज में सेना हमारी बड़ी है। आज की लड़ाइयां दूसरे तरीके से होती है, दूसरे तरीके से लड़ी जाती है। तो आज आप देख लीजिए, आपने अगर फ्रांस से खरीद लिया, उसने चीन से हवाई जहाज खरीद लिया, विमान खरीद लिया। आपने इजराइल से खरीदा, वो तुर्की से खरीद लिया है। तो कहीं से भी लोग लेंगे, दोनों जगह से पूरे उच्च तकनीक के पूरा साजो सामान है, और लड़ते रहिए, पैसा वहां बर्बाद करते रहिए, तो जंग आसान है। और दोनों देश के पास बाकी तमाम मामलों में गैर बराबरी हो सकती है, लेकिन गैर बराबरी तो पूरी तरह से है वो परमाणु हथियार के मामले में। और परमाणु हथियार के मामले में जो बराबरी है, अगर कहीं से वो इस्तेमाल हो गया, मोदी जी कहते हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं मानेंगे। ब्लैकमेल क्या है? अगर उसके पास है हथियार, वो तो एक सच्चाई है, वो सच्चाई है। और इसीलिए ये आग के साथ आप खेल नहीं सकते। इसलिए पूरे देश ने, दुनिया ने भी इसको महसूस किया, और आज हमें लगता है कि हमारे विदेश नीति की पूरी कमजोरी पूरी तरह से उजागर हो गई। और तीसरी बात, ये जो जंग, जो भी देश के अंदर हम लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। पंजाब में तो आम लोग ये मानते हैं, कश्मीर में आम लोग मानते हैं, और पूरे देश में भी आम लोगों से अगर सच में पूछा जाए, बोलने का मौका अगर आम लोगों को मिले, तो आम लोग यही कहेंगे कि हमको ये नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग बोलते हैं, मीडिया में जो हावी है, सोशल मीडिया में जो हावी है, वो सब जंगखोर लोग हैं, और वो बड़ा हल्ला करते रहते हैं कि नहीं नहीं हो जाए अच्छा है। लेकिन देश में अचानक ये जो जंग के माहौल बन रहे थे, वो जो रुका, और ट्रंप लगातार बोले जा रहे हैं कि हमने रुकवाया, हमने दोनों देश को व्यापार की धमकी दे करके कि आप व्यापार रोक देंगे, ये कह करके हमने किया है। तो सवाल ये आ गया कि अभी भारत की नीतियां वो ट्रंप के इशारे पर, ट्रंप के हिसाब से बन रही है और चल रही है। टैरिफ कितना होगा, नहीं होगा, वो ट्रंप बताते हैं कि भारत वाले बहुत टैरिफ ठोकते थे, तो हमने कह दिया कि वे टैरिफ कम करो। और उसका मतलब क्या है कि भारत का जो सामान हम अमेरिका में बेचते थे, वो कम बिकेगा। अमेरिका वाले टैरिफ बढ़ा दिए हैं, और अमेरिका का जो सामान भारत में, अभी आप चले जाइए, सबसे ज्यादा तो किसानी बर्बाद होगी। आप चले जाइए अभी एक सेब खरीदने के लिए, वो आपको शिमला का सेब नहीं देगा, वो आपको कश्मीर का सेब नहीं देगा, वो कहेगा कि वाशिंगटन वाला ले जाइए। आ गया है अमेरिकी सेब, पूरे बाजार में छा रहा है। तो अमेरिका का सामान भारत में ज्यादा बिकेगा, और ये अमेरिका का दबाव है कि चीन से कम खरीदो, हमसे ज्यादा खरीदो, महंगा खरीदो। तो ये पूरा को पूरा भारत का जो व्यापार है, उस पर अमेरिका हावी हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये अमेरिका परस्ती और अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी का सरेंडर, लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नया नाम सरेंडर मोदी हो गया है। मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है बिल्कुल अमेरिका के आगे। ये हमारे कम्युनिस्टों के लिए, हम लोगों को लिए समझने में कठिन तो है नहीं, क्योंकि इनके चरित्र को हम जानते हैं। आजादी के आंदोलन के दौर में ये अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, और भगत सिंह ने इसीलिए कहा था कि आजादी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि गोरे अंग्रेज की जगह पे कोई बुरे अंग्रेज आ जाए, और बुरे अंग्रेज आ गए हैं। और इसीलिए भगत सिंह ने भी कहा था कि इंकलाब जिंदाबाद वो सिर्फ नहीं था, उसके साथ साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, क्योंकि आजादी उस दौर में हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन आगे चल करके हमें पूरे साम्राज्यवाद से लड़ना होगा। तो जो उस समय अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, वो आज अमेरिका की दलाली कर रहे हैं, वो आज ट्रंप की दलाली कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के अवाम के सामने धीरे धीरे बात खुलती जा रही है। तो हमें लगता है कि आज के दौर में हमारे सामने बड़े सवाल है कि देश के डिफेंस पॉलिसी, देश के नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, देश की फॉरेन पॉलिसी, ये सब बिल्कुल हमारे सामने साफ हो गई है। ये हमारे देश के इंटरेस्ट में नहीं है, आवाम के इंटरेस्ट में नहीं है। ये अदानी को दिलवाने के लिए, ठेका दिलवाने के लिए जाते हैं, अदानी के लिए विदेश नीति चलती है, और अमेरिका ने पता नहीं कोई कमजोर नस पकड़ लिया है, कोई कमजोर नस पकड़ करके लगातार अब अमेरिका न्यूक्लियर ब्लैकमेल, आप कह रहे हैं कि ब्लैकमेल न्यूक्लियर नहीं है, अमेरिका का ब्लैकमेल है।
अमेरिका के ब्लैकमेल के आगे ये सरकार लगातार झुकते जा रही है और हिंदुस्तान को झुकाते जा रही है, इसलिए लड़ाई पड़ी हमारे सामने हो गई। तो हमें लगता है कि आज इस पूरे दौर में हम लोगों को, बल्कि और ज्यादा इस माहौल में हमें ताकत मिली है। ताकत, खतरा बड़ा है और वो खतरे बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये परमानेंट खतरा, क्योंकि मोदी ने जो कहा कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसका मतलब है कि कहीं कोई घटना घट गई, कहीं कोई उरी हो गया, पठानकोट हो गया, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, ऐसी कोई घटना घटी, आप कहेंगे कि भाई ये वॉर पाकिस्तान ने किया है, हम पलटवार करेंगे। तो इसका मतलब आप एक परमानेंट इस देश के लिए एक वॉर जैसे सिचुएशन बना रहे हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल खतरनाक है। सोवियत यूनियन के उदाहरण हमारे सामने है। इतना बड़ा देश दुनिया में, इतना मजबूत, इतना ताकतवर देश है, गायब हो गया दुनिया के नक्शे से, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण तो कम से कम इतना है, एक कारण तो यह है कि अमेरिका ने उसको उलझा दिया, उसको हथियार की होड़ में उलझा दिया, और उसी समय अमेरिका ने कहा कि हम लोग आउटस्पेंड करेंगे, सोवियत को खत्म कर देंगे, वो पूरा पैसा खर्च करते रहेंगे इसी में, उसको उलझा के रख देंगे और उस आर्म्स रेस में, हथियार की होड़ में खत्म हो गए। तो जंग अगर हो चाहे ना हो, जंग हो चाहे ना हो, जंग का माहौल रहेगा तो हथियार की होड़ तो होगी। हथियार की होड़ होगी तो अदानी ने फिर एक समझौता किया है, एयरबिट सिस्टम जो इजराइल का है उसके साथ फिर समझौता किया है। तो पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन होगा और ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को मौका मिलेगा और महंगे हथियार खरीदेंगे, बजट का पूरा पैसा डिफेंस में चला जाएगा, सेना के नाम पर चला जाएगा, उसका बंदरबाट होगा इस देश में। तो ये अगर सोवियत यूनियन जैसे देश, उतना ताकतवर देश उस समय, वो झेल नहीं पाया हथियारों की होड़ के दबाव को और खत्म हो गया, तो हिंदुस्तान क्यों उस रास्ते पे जाएगा? तो हम लोग ये जंग और जंग के साथ जुड़ी है सियासत, ये हथियार की होड़, वो चाहे आप अर्थशास्त्र की नजर से देखिए, वो देश के नेशनल इंटरेस्ट से देखिए, और लोगों की जिंदगी और लोगों के वेलफेयर के सवाल से देखिए, तो बिल्कुल ये हमारे लिए बिल्कुल गैर जरूरी है और गलत है, और उसके खिलाफ हम लोग करेंगे। लेकिन हमें जो लगता है कि इस समय पॉलिटिकली हम लोग एक अच्छे माहौल में है। ऑपरेशन सिंदूर को लेके फ्लॉप हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को लेके आम लोग बोलने लगे हैं, आम लोग बोलने लगे हैं कि आप इसका इस्तेमाल चुनाव के लिए करना चाहते हैं। रेलवे के टिकट पर, जैसे कोविड के समय वैक्सीन अगर लगा तो वैक्सीन पर भी मोदी जी की तस्वीर, अभी टिकट खरीदिए तो उसमें मोदी जी की तस्वीर। बीजेपी ने तय कर लिया था घर घर सिंदूर, घर घर सिंदूर। 2 दिन के अंदर उसको समझ में आ गया कि घर घर सिंदूर अगर लेके जाएंगे तो घर घर से आपको तमाचा मिलने वाला है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि फेक न्यूज है, ऐसा तो कुछ इरादा था ही नहीं, हम तो घर घर ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि को लेकर के जाएंगे। तो लोग पूछेंगे उपलब्धि क्या है, क्या आपने हासिल किया देश के लिए? तिरंगा यात्रा निकल रहे हैं, उसमें सिर्फ बीजेपी के लोग हैं, आम कुछ बच्चों को जबरदस्ती ले जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों की कोई भागीदारी, आम लोगों का कोई उत्साह इसमें नहीं है। इसीलिए मुझे तो बिल्कुल लगता है कि इस बार मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया है, उल्टा पड़ गया है। जो आप हावी होना चाहते थे, जो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, दुनिया को चुप कराना चाहते थे और बताना चाहते थे कि हम हो गए इतने बड़े विश्व गुरु, आपने उल्टा काम कर डाला। हर संभव तरीके से अपनी कमजोरी को आपने उजागर कर दिया, और इसीलिए हमारे लिए ये लड़ने के लिए अच्छा माहौल है। इसलिए जो लोग भी ये कहते हैं कि भाई ठीक है, शुरू में 1-2 दिन लोगों ने कोई सवाल नहीं पूछा, लगा कि बहुत संकट है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग सवाल पूछने लगे हैं, तो बिल्कुल हमें सवाल पूछना है, लड़ना है। हम लोगों ने एक विशेष पार्लियामेंट सेशन की मांग की, कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, पार्लियामेंट में इस पर बात हो। इतने सवाल खड़े हो गए हैं, बात कहां होगी इसको लेकर, बात कहां होगी? इसलिए पार्लियामेंट सेशन की डिमांड है। तो पार्लियामेंट सेशन में तो क्या होगा वो तो हम सबको पता है, सेशन भी शायद नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन इसका मतलब है कि जनता के मन में ये सारे सवाल है और हमें इन सवालों को और मुखर होकर के उठाना है और इस पर लड़ना है। बिल्कुल ये हमारे सामने बड़ा चार्ज है। और इसके संदर्भ में 2-3 और बातें हम करना चाहते हैं। हम सारे लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है।
बिल्कुल खतरे में है इस समय देश में। और कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के बारे में जो तस्वीर है कि हिंदुस्तान को हम कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो चार उसमें, भले उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द बाद में घुसाया गया, लेकिन उसका भी एक तरीके से जो मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से था। ये चारों शब्द सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक जो हमारा रिपब्लिक का कैरेक्टर है, उसकी पहचान है, तो वो चारों खतरे में है। चारों सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि जब ट्रंप बैठ करके सब तय कर रहा है और आप खामोश है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जेलेंस्की बोल रहा है, आपके साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कोई भी नेता बोल रहे हैं, जिनका भी स्वाभिमान होगा बोलेगा। किसी भी देश के लोगों को घुसपैठी कह करके हाथ में पूरा बेरी लगा करके, हाथकड़ी पहना करके आप भेज देंगे गुलाम की तरह, तो कोई भी देश जिसका स्वाभिमान है वो बोलेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके नजर में हमारे वो गैर कानूनी हो सकते हैं, वो हमारे देश के कानूनी नागरिक हैं। हमारे नागरिक को अगर ठीक है आप मानते हैं गैर कानूनी है, आप रखना नहीं चाहते, हम ले आएंगे, हम यहाँ से जहाज भेजेंगे, हम लेकर आएंगे। सारे देश दुनिया में जो स्वाभिमानी देश है, वो सारे संप्रभु देश है, वो ऐसा ही कर रहे हैं। एक हिंदुस्तान है जो अमेरिका का लगातार करके, ऐसा तो होगा ही। ये तो अमेरिका का कानून को तोड़ा है, तो अमेरिका का कानून आपने तोड़ा तो खामियाजा भुगती है। तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में अपमानित हो रहे हैं, हमारे देश के लोग, तो उनको लेकर के इस सरकार का कुछ आता जाता नहीं है। तो संप्रभुता का बचा क्या? इस देश में सेकुलरिज्म तो खत्म ही है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म है। बात बात पर मुस्लिम होना गुनाह हो गया, मुस्लिम होना गुनाह हो गया। ये अली खान महमूदाबाद क्या हुआ? वो एक ही बात अगर कोई और कहता तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी के लोग अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और इन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि इन्होंने जो कहा उसको सरकार ने साबित कर दिया। इन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि आपने सोफिया कुरैशी को सामने रखा है और वो दुनिया के सामने बता रही है कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर जमीन पर लगातार मुसलमानों के ऊपर हमले होते रहेंगे, मॉब लिंचिंग होता रहेगा, पूरे देश में मुस्लिम समुदाय आतंक में जी रहे हैं, अपमान की जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसा अगर होगा तो ऊपर ये लोग कहेंगे कि ये दिखावा है। इसीलिए दिखावा मत कीजिए। अगर आप दिखा रहे हैं तो नीचे हकीकत भी ऐसा ही बनाइए। और उन्होंने जैसे ही ये कहा उनको ही झेलना पड़ गया, उनके ऊपर केस, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट भी उनको धमकी दे रही है इस समय। तो कुल मिलाकर के उन्होंने जो कुछ कहा था इस देश में मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में, वो सरकार ने साबित कर दिया। इसीलिए आज संविधान सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो कभी था ही नहीं। ये सब कुछ खतरे में है। जो एक एक नागरिक के लिए जो वादा किया गया कि हर एक को जस्टिस मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, आजादी होगी, धर्म की आजादी होगी, बोलने की आजादी होगी, लिखने की आजादी होगी, लड़ने की आजादी होगी, संगठन बनाने की आजादी होगी। अब देख लीजिए कहां आजादी गई। ये ऑपरेशन कगार क्या है? ये पूरे छत्तीसगढ़ में आपने माओवाद, आपने तय कर लिया कि हमें माओवादी से एक तरीके से खत्म कर देना है, माओवादी को सफाया कर देना है इस देश में। ये हमारी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, जब सलवा जुलूम चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि किसी विचारधारा को मानना ये अपने आप में कोई अपराध नहीं है। ठीक है, कोई अगर लड़ रहा है, कोई अगर स्टेट के साथ कोई हथियारबंद तरीके से लड़ रहा है, स्टेट भी हथियारबंद तरीके से लड़ेगा, वो एक अलग बात है बिल्कुल। लेकिन कौन क्या कर रहा है उसको देखिए। लेकिन विचारधारा के आधार पर आप लोगों को खत्म कर देंगे। आपने कर दिया कि पॉलिसी है कि हमें मार देना है, सबको मार देना है। वो सरेंडर पॉलिसी उन्होंने क्या बनाया? सरेंडर पॉलिसी उन्होंने बनाया कि माओवादी नेताओं को जिंदा या मुर्दा अगर पकड़ सकते हैं तो ये इनाम आपको मिलेगा। जनरल सेक्रेटरी को पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं तो आपको इतना करोड़ मिलेगा। किसी पुलिस ब्यूरो मेंबर को मार सकते हैं तो आपको इतना मिलेगा। किसी आम मेंबर को मार सकते हैं तो इतना मिलेगा। तो उसमें मारेगा, जिंदा क्यों पकड़ेगा? जिंदा तो पकड़ेगा ही नहीं। वो मार के, किसी को भी मार करके दिखा देगा कि हमने माओवादी को मारा है। इसका मतलब आपने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने मारने की पूरी छूट दे दी
पूरा लाइसेंस दे दिया और लाइसेंस के साथ साथ आपने उनको इंसेंटिव भी दे दिया, मारो और इनाम पाओ, मारो और पैसा लो। तो ये तरीका इस देश में, और वो माओवाद के नाम पर हो रहा है, तो आज माओवाद के नाम पर हो रहा है, कल किसी और के बात का होगा, कोई गांधीवाद के नाम पर भी हो जाएगा, किसी भी बात पर हो जाएगा। तो इसीलिए ये देश में ये आइडियोलॉजिकल विचरण। और वहां क्या है, आदिवासी जो 5th शेड्यूल के इलाके में है, वो अपने जल जंगल जमीन के अधिकार की बात कर रहे हैं, पेशा कानून की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कश्मीर की तरह हमने वो बस्तर को भी चप्पे चप्पे में सैनिक छावनी बना दिया है। और ये सैनिक छावनी आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हसदेव का जंगल वो चला जाएगा अदानी के पास, सारे खदान वो जाएगा अदानी के पास। तो आप पूरे यहाँ मिलिटराइज करके अदानी के हवाले कर देना चाहते हैं, और बस्तर के लोग इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई माओवादी बन करके लड़ रहे हैं, कोई गांधीवादी रह करके लड़ रहे हैं, कोई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन जो भी लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, आप सिर्फ माओवादी को नहीं कत्ल कर रहे हैं, आप सबको जेल में डाल रहे हैं, सबको। हिमांशु कुमार गांधीवादी है, उनको आपने भगा दिया। मनीष कुंजम सीपीआई करते थे, सीपीआई से किसी जमाने में एमएलए थे, आज वो निशाने पर है। बेला भाटिया जो स्कॉलर है, लिखती है, आज वो निशाने पर है। वहां छत्तीसगढ़ मूलवासी मंच जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वाला संगठन है, सभी संगठनों को लेकर के मिलिटराइजेशन के खिलाफ और कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ उसको अपने प्रतिबंधित कर दिया। इसीलिए ये देश में वो आजादी तो है ही नहीं किसी के पास। तो संविधान हमारा बिल्कुल खतरे में है, और संविधान के लिए हमको लड़ना है। बात बिल्कुल सही है। ये बात भी सही कि जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखना चाहते थे, जो उनके दिमाग में जो संविधान था, उसको लिख नहीं पाए थे। इसको भी समझना जरूरी है। जो लिखना चाहते थे वो संविधान का नाम है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, जिसको बाबा साहब लिखना चाहते थे। अगर उसको लिख पाते तो हिंदुस्तान बहुत साफ साफ फेडरल होता। तब हो सकता है हिंदुस्तान का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया होता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया होता। उसमें माइनॉरिटीज में उन्होंने सबको, सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं, उन्होंने दलित को भी माइनॉरिटी कहा। दलित भी माइनॉरिटी है, और सबसे ज्यादा ऐतिहासिक तौर पर जिनको हाशिए पर धकेला गया, जिनके साथ अन्याय अत्याचार किया गया, वैसा माइनॉरिटी है। तो वो संविधान नहीं लिख पाए। वो संविधान नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, जो संविधान लिख पाए ये भी कम नहीं है, कम नहीं है। क्योंकि आज अगर हम याद करें कि संविधान लिखा कब गया, 1947 के बाद। 47 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। इस पंजाब को याद करिए, 47 का पंजाब क्या था, 47 का बंगाल क्या था। पूरे देश में खून की नदी बह रही है, पूरे देश में उसी तरह का फिरका परस्ती चरम पर है। एक जुनून था, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, नफरत की आंधी बह रही है। उस दौर में, वैसे दौर में एक संविधान पारित होता है जो खुल करके कहता है कि इस देश में कोई धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये संविधान आया कहां से? ये संविधान आया हमारे आजादी के आंदोलन से। इस आजादी के आंदोलन के लिए भगत सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी दी, और एक समाजवादी हिंदुस्तान का लक्ष्य हमारे सामने रख के चला गया। तो वो जो आजादी का आंदोलन था, उस आजादी के आंदोलन ने हिंदुस्तान के लोगों में जो राष्ट्रवाद की चेतना भरी थी, वो राष्ट्रवाद धर्म आधारित नहीं था। वो जो 1857 में भी लोग गीत गा रहे थे, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, मिल्कियत ये है हमारी मिल्कियत। वो पूरे देश के तमाम लोग, हिंदू मुस्लिम सिख, सबको लेकर के, पूरे देश के पूरे जो विविधता है सबको लेकर के वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान हमारा है। तो वो जो पूरे नेशनलिज्म था, जो नेशनलिज्म सेकुलर था, जो नेशनलिज्म बिल्कुल सबको लेकर के चलने वाला राष्ट्रवाद था, और जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाला राष्ट्रवाद, आज वो राष्ट्रवाद को बदल करके हमारे बीच में एक हिंदू राष्ट्रवाद थोपा जा रहा है। हमारे बीच में एक ऐसा राष्ट्रवाद दिया जा रहा है जो फेडरलिज्म को खत्म करेगा, बुलडोजर चलेगा। तमिलनाडु में जाकर के कह रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होगी, आपको हिंदी पढ़ना होगा, हम 3 भाषा चला देंगे। तो हिंदी, वहां हिंदी थोप रहे हैं आप पूरे देश में गैर हिंदी भाषी राज्यों पर। आप इस देश के अंदर
पूरे देश की पॉलिसी ट्रंप के सामने आपने रख दिया है और ट्रंप तय कर रहे हैं। तो साम्राज्यवाद विरोध उसको खत्म करके आप साम्राज्यवाद परस्त, बिल्कुल एक साम्राज्यवाद के साथ साठगांठ करने वाला एक देश में आप हिंदुस्तान को तब्दील कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर संविधान की रक्षा करनी है तो संविधान की रक्षा, जिस जमीन पर वो संविधान बना था, अम्बेडकर ने बिल्कुल कहा था कि अनडेमोक्रेटिक है सॉइल, इस देश का लोग जमीन अभी भी बहुत जमहूरी है नहीं, लेकिन उस जमीन को बदलना है। लेकिन कम से कम आजादी के आंदोलन ने हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद की ऐसी चेतना दी थी, जहां से खड़े होकर के हमने इस देश में कभी सोचा नहीं था कि यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव होगा, भाषा के आधार पर भेदभाव होगा। ये हिंदू राष्ट्र था नहीं, लेकिन आज बनाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए हमें उसके लिए भी लड़ना है। वो भगत सिंह का जो देशभक्ति, भगत सिंह का जो राष्ट्रवाद है, जो कहता है इनकलाब जिंदाबाद और साथ साथ साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, वो साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवाद, इसको हमें देश में चाहिए। और अंत में मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, इस देश के तमाम नौजवान, महिलाएं, बड़ी एकता चाहिए, बड़ा आंदोलन चाहिए जैसे आजादी के आंदोलन में था। 20 मई को हड़ताल होनी थी, हमारे ट्रेड यूनियनों ने माहौल को देखते हुए उसको थोड़ा डेट आगे बढ़ा दिया। 9 जुलाई को हड़ताल है, 9 जुलाई हड़ताल है। और हम तो कहेंगे पंजाब के किसानों से, पंजाब किसान आंदोलन के लिए ज्यादा जाना गया। किसान जब आंदोलन किए, पंजाब के अंदर किए, दिल्ली सीमा पर बॉर्डर में जाकर के किए, पूरे देश ने खुलकर आपका साथ दिया। आज मजदूर लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ा, आपने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ा। आज मजदूर वो 4 गुलामी के कोड जो मजदूरों पर थोपे जा रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। संविधान अगर खतरे में है तो उसका मतलब है कि मजदूर को भी गुलाम बनाया जाएगा, किसान को भी गुलाम बनाया जाएगा, मुसलमानों की भी धार्मिक आजादी छीनी जाएगी। अगर वक्फ बोर्ड हो जाएगा तो कल आपके गुरुद्वारे भी, वो अलग चर्च भी, वो शुरुआत है एक जगह से। इसीलिए हम जो कहते हैं कि बार बार की फांसीवाद का हमला है, तो फांसीवाद ने 2 बात दुनिया को सिखाया, 2 बात। क्या? एक कि फांसीवाद है डर का निजाम, डराना, सबको डरा करके, झुका करके वो शासन करना चाहता है। तो फांसीवाद के आगे डरो मत, क्योंकि अगर हम डर जाएंगे, अगर हम खामोश हो जाएंगे तो बिना कुछ किए फांसीवाद का आधा काम तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। हम डर जाएंगे अगर खामोश हो जाएंगे। इसलिए फांसीवाद के खिलाफ बिल्कुल हिम्मत के साथ, साहस के साथ बोलना है, लड़ना है। ये दुनिया का तजुर्बा है पिछले 100 साल से फांसीवाद से लड़ते हुए, और हमारे देश में भी लोग बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो लोग कीमत चुकाने के लिए तैयार है। फादर स्टैन स्वामी ने कहा कि भाई हमें अगर सच कहने के लिए अगर पूरे जिंदगी कुर्बान कर देनी होगी, टू पे ए प्राइस, आई एम रेडी टू पे, और उन्होंने पे कर दिया। तो एक, बिना डरे हमको लड़ना है। दूसरा, एक होकर के लड़ना है, एक होकर के लड़ना है। फांसीवाद के दौर में एक कविता लिखी गई थी, एक कविता एक पादरी ने लिखा था। वो है कि भाई पहले वो आए ट्रेड यूनियन वालियों के खिलाफ, उनको निशाने पर लेकर के, हमने कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन नहीं करता था। फिर वो आए समाजवादियों को ढूंढते हुए, समाजवादियों को निशाना बना रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था। तो हम चुप करके देखते रहे, लेकिन अंत में जब वो मेरे ऊपर आ गया, मेरे खिलाफ आ गया, तो मुझे मेरे पक्ष में बोलने वाला कोई बचा नहीं था। तो इसीलिए अगर हम ऐसा सोचेंगे कि भाई किसान का है, 3 कृषि कानून है तो किसान को समझने दीजिए, मजदूरों का श्रम कोड है तो मजदूरों को समझने दीजिए, वक्फ बोर्ड है तो मुसलमानों को समझने दीजिए, नागरिकता कानून है तो मुसलमानों को समझने दीजिए, अगर आरक्षण है तो दलितों को समझने दीजिए। तो अगर हम इसी तरीके से टुकड़ों में बांट करके कि इसकी बात वो समझ ले, उसकी बात वो देख ले, तब तो हम लड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि फांसीवाद यही करता है, सबको बांट करके टुकड़ों में एक को एक के खिलाफ खड़ा करके वो करते रहेंगे। तो हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एक दूसरे का दर्द समझना पड़ेगा, एक दूसरे की लड़ाई में हमें साथ देना पड़ेगा, और तभी जाकर के हम फांसीवाद से ठीक ढंग से लड़ पाएंगे। और उसको बिल्कुल हमारे देश में मुझे पूरा भरोसा है, आजादी की लंबी लड़ाई से ये देश निकला है, आजादी की लंबी लड़ाई से हमें ये संविधान मिला है। और पिछले 70-75 साल में
जो भी इस देश में लोकतंत्र कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है, बहुत सारे अधिकार हमें नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बिल्कुल ये लगा है कि हमें ये लोकतंत्र चाहिए। अमीरों को लोकतंत्र नहीं चाहिए, वो तो खरीद लेंगे जो भी लेना हो, पूरा सिस्टम तो उनका है। हम जो लोग जो हाशिए पर रहने वाले, हमें जो कदम कदम पर बिना बोले बिना लड़े कोई काम नहीं होता है, हमें हमारे लिए तो बिल्कुल लड़ना ही जिंदा रहने का तरीका है। तो इसीलिए हमें तो लोकतंत्र चाहिए। तो हमें तो बिल्कुल भरोसा है कि आम लोग को लोकतंत्र चाहिए। आम लोग फांसीवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, मंजूर नहीं करेंगे, बशर्ते कि हम लोग, और खास तौर पर हम कम्युनिस्ट लोग, लाल झंडे के लोग, पंजाब इतना बड़ा लाल झंडे का गढ़ हुआ करता था, भगत सिंह का धरती है ये, इस पूरे करतार सिंह सराभा का पंजाब है ये पंजाब। यहाँ से लाल झंडे की कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो आज के दौर में हमें लगता है कि हम लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है कि ये फांसीवाद, हमारे कुछ साथी हैं वो फांसीवाद को समझते हैं कि शायद वो फ्रीज हो गया, हिटलर चले गए और फ्रीज में, बिल्कुल डीप फ्रीज में फांसीवाद को डाल के चले गए। नहीं, ऐसा नहीं कि फांसीवाद को फ्रीज करके चले गए, हिटलर गए जरूर, लेकिन उसी फांसीवाद को फ्रीज से निकाल करके दुनिया के बहुत सारे देशों में उस फांसीवाद का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए वो कोई फ्रोजन नहीं है कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, हो रहा है अपने अपने देशों में। तो हमें लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है इसके खिलाफ। तो पंजाब के साथियों से मुझे अच्छा लगा कि आपने जंग के खिलाफ इतनी मजबूत आवाज बुलंद की। पूरे देश में वो राष्ट्रवाद जो भगत सिंह का साम्राज्यवाद विरोधी, उसके भी आप झंडे बरदार है, आलमबरदार है। बिल्कुल ये आपका हमारी विरासत है। तो इस विरासत को लेकर के बड़े किसान आंदोलन, गरीबों की बड़ी लड़ाई, किसान मजदूरों की बड़ी एकता, तो आपसे यही अपील करेंगे कि आज हमने जो सम्मेलन किया है तो इसको एक संकल्प में तब्दील कीजिए और 9 जुलाई की हड़ताल को, 9 जुलाई की हड़ताल को इस कदर पूरे पंजाब में सफल बना दीजिए, इतनी बड़ी एकता कायम कर दीजिए। रेलवे के मजदूर हो, बैंक के मजदूर हो, ठेका पर काम करने वाले मजदूर हो, मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हो, तमाम मजदूरों की बड़ी एकता, बड़ा जुलूस निकालिए। और किसान और मजदूर, महिलाएं, सबको, स्कीम वर्कर्स महिलाएं हैं, कोई आशा में, आंगनबाड़ी में काम करने वाले, माइक्रो फाइनेंस का कर्ज का बोझ हमारे ऊपर है। तो सारे लोग जो लड़ रहे हैं कर्ज के खिलाफ, अपने अधिकार के लिए, सब लोगों की बड़ी एकता कायम करके हम अगर हड़ताल को सफल करेंगे, वो भी जंग को रोकने में बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास, और फांसीवाद को शिकस्त देने के लिए बहुत बड़ा हमारे सामने रास्ता है। हम लोग बिल्कुल उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत समय ले लिया आप लोगों का, तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत लंबा